जीव विज्ञान क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम। जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी क्लास 10th पढ़ेंगे हम। क्लास 10th डिटेल से पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट। थोड़ा टाइम लग सकता है पर अच्छा से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीवन का अध्ययन। थोड़ा बेसिक जानकारी सबसे पहले लेना है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव का अध्ययन, और मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इसका प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं जिनमें है, पहला है बोटनी। बोटनी, इसके बाद हो गया जूलॉजी। जूलॉजी और बोटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ये बोटनी वनस्पति विज्ञान, यानी कि पेड़ पौधे में, बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाया जाता है। जूलॉजी में ये जंतु विज्ञान है, जिनमें जंतु से संबंधित हम जूलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। बायोलॉजी का जनक, यानी कि फादर ऑफ इतिहास, इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु हो गया। उसके बाद बोटनी का जनक, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी थियोफेस्टरस। फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफेस्टरस है। और जंतु विज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ये अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। तो ये हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा, जब हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, और इसके बाद क्लास 10 का जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उन पे हम चलते हैं। अब नोट कर लीजिएगा। तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान में हम जीवों से संबंधित अध्ययन करते हैं।
यानी कि जीवों के बारे में बताना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो इन्हें हम लिख सकते हैं इस प्रकार, वह विज्ञान की वह विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान जो है उनमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मोटा मोटी हो गया। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? सबसे पहले जैव प्रक्रम, इनकी हम परिभाषा देखते हैं। क्या है जैव प्रक्रम? वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस। हम जीवों का अनुरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शरीर को, हम भी एक जीव हैं, गाय भैंस बकरी etc, ये सभी जीव हैं। हम अपने शरीर को किस प्रकार मेंटेनेंस करते हैं? तो सबसे पहले हम अपने शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। जब हम पोषण कर लेते हैं तो इस पोषण को कोशिकाओं के हर एक भाग तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए, इस पोषण को ऊर्जा निर्माण के लिए हमें शोषण की आवश्यकता होती है। पोषण यानी कि भोजन, और शोषण मतलब ऑक्सीजन लेना, O2 लेना यानी कि श्वास लेना। जब हम श्वास लेते हैं तो यही पोषण ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद परिवहन, सभी ऊर्जा को हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम जो करता है, ये परिवहन है, परिवहन करता। चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उन्हें हम इस उत्सर्जन के जरिए बाहर करते हैं। मलमूत्र हो गया, पेशाब हो गया, और ये पसीना हो गया, ये सभी उत्सर्जन क्रिया द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा हमारे शरीर से बाहर होता है। उत्सर्जी अंग जो है ये लिंग है, उससे और गुदा मार्ग है। छोटे छोटे छिद्र हमारे शरीर के भी उत्सर्जी अंग है। इनके जरिए हमारे शरीर को मेंटेनेंस होता है। सभी जीव में अगर इनमें से एक भी मिस हो जाए, ना हो,
काम करता ना, अगर भोजन हम ना ले तो हम जी नहीं पाएंगे। अगर भोजन ले भी लिए और शोषण नहीं किए तो ऊर्जा नहीं बनेगा। मान लीजिए ये दोनों हो गया, पोषण ले, हमारे शरीर ने पोषण कर लिया, शोषण भी हो गया, परिवहन नहीं हुआ, हर एक कोशिका तक पहुंचाया नहीं गया जो चीज आवश्यकता है जिस कोशिका को, तो वो काम करना बंद कर देगा। अगर ये तीनों हमने ले लिए, अगर उत्सर्जन नहीं किए, अगर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर भी उनसे डैमेज हो सकता है, यानी कि हम बीमार पड़ सकते हैं। जब किसी का डॉक्टर, जब मरीज रहता है, पैखाना नहीं होता, तो उस उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के लिए कौन अनेक प्रकार का मेडिसिन दिया जाता है। जब तक उत्सर्जित पदार्थ नहीं बाहर होगा, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया उत्सर्जन के लिए। थोड़ा चित्र में हम दिखा देते हैं। न्यूट्रिशन हम लेते हैं, न्यूट्रिशन लिए, खा लिए, न्यूट्रिशन। इसके बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ब्लड के जरिए ही हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पोषक तत्व को पहुंचाया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन हो गया। इस ब्लड के जरिए ही सभी पोषक तत्व को पहुंचाया जाता है और हमारा शरीर अच्छा तरीका से काम करता है। श्वसन, रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन हम करते हैं, तो इस परिवहन के जरिए जो पोषक तत्व गया उनको ऊर्जा, कोशिकाओं पोषक तत्व को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। एक्सक्रिएशन, ये उत्सर्जन हो गया। इन उत्सर्जी अंग के द्वारा हम मलमूत्र को त्याग करते हैं। ये रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन पर ये चार्ज और डाइजेशन, ये पाचन, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाता है। जब हम पाचन नहीं होगा तो भी हमारा शरीर काम नहीं कर सकते हैं। तो डाइजेशन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम बताने का कोशिश करेंगे। ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। ये जितने भी क्रियाएं हैं, हम जो भी क्रिया हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं अपने शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, सभी क्रियाएं हो जाएगी जैव प्रक्रम कहलाएगा। ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएगा। जो भी हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए आवश्यक है, वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पोषण क्या है। पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। वो विधि भी दिखाएंगे क्या विधि है पोषण का। वो विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व आप लोग तो जानते ही होंगे। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन है, ये मान लो इसमें भोजन रखा है, इस कटोरे में चावल है, चावल या दाल है, दाल है, ओह दाल है। इसके बाद हो गया सब्जी है,
दूध है, हम यही सब तो खाते हैं। इस भोजन से हमें, इस भोजन में पोषक तत्व मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट, कौन सा पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। उसके बाद इसमें होता है प्रोटीन, प्रोटीन होता है, वसा होता है, और खनिज लवण होता है, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट वैसे चावल से मिलता है, दाल से हमें मिलता है प्रोटीन, साग सब्जी से हमें मिलता है खनिज लवण। और जो हम तेलीय चीज खाते हैं तो उसमें रहता है वसा। दूध में भी है वसा, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, इसमें रहता है वसा। मछली में भी वसा रहता है, मछली का तेल ये भाग जो रहता है वो वसा है। तो हम पोषक तत्व समझ गए। भोजन में ये इस प्रकार की पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण होते हैं। तो कह रहा है वो विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर, यही पोषक तत्व को, ये पोषक तत्व है, पोषक तत्व, ये पोषक तत्व को ग्रहण कर इसका क्या करेगा? उपयोग, उनका उपयोग करते हैं। उनका उपयोग करना, हम जब पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर जब उपयोग करता है, उसी को हम कहते हैं पोषण। पोषण मतलब पालना। कोई भी चीज को हम पालते हैं, अपने शरीर को कैसे पालते हैं? पोषण के जरिए ही पालते हैं। पोषण खाना छोड़ देंगे, हमारा शरीर पलना बंद हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। पोषण की प्रक्रिया के लिए, पोषण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब भोजन ग्रहण हो जाता है तो पाचन, उस भोजन को हम पाचन करते हैं। उसके बाद उस भोजन को हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है, अवशोषण होता है। उसके बाद उनका शरीर के अंदर जितना भी कोशिका है वो सभी उन पोषक तत्व को उपयोग करता है, और लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। जब तक अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन नहीं होंगे, इनमें से कोई भी, यही प्रक्रिया है पोषण की प्रक्रिया। कोई भी चीज, कोई भी जीव भोजन का ग्रहण करेगा, पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, उनका उपयोग करेगा, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करेगा, तभी हम कहेंगे कि ये प्रॉपर पोषण हुआ है। भोजन कर लेने से, मान लीजिए हम भोजन कर लिए तो ये पोषण नहीं होगा। उन भोजन का पाचन होना चाहिए, उन भोजन का अवशोषण होना चाहिए, उन्हीं भोजन का उपयोग होना चाहिए। जब तक उपयोग नहीं होगा तो हम पोषण नहीं मानेंगे कि ये पोषण हुआ है, ये पोषण की प्रक्रिया है। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं वो विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो भोजन को ग्रहण कर और उनका हम उपयोग करेंगे, तो उपयोग करने के लिए तो पाचन की जरूरत है, फिर शोषण करना पड़ेगा शरीर को, तब जाकर उपयोग है। तो हम डिटेल से बता दिए हैं कि कैसे ये पोषण की प्रक्रिया है। अब चलते हैं आगे। ये सभी विधि को पोषण कहते हैं। ये सभी जब तक विधि हम उपयोग नहीं करेंगे
तब तक हमारा पोषण पूर्ण नहीं होगा। ये सभी मिलके पोषण ये सभी विधि को पोषण कहते हैं। देख, यह 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा है परपोषण। ये पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब आगे चलते हैं। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है, इनको अब हम देखते हैं। वो विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। वो विधि, अब ये विधि भी हम समझेंगे कि कौन सा विधि से ये अपना भोजन संश्लेषित करता है। तो वो विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब खुद बनाता है। अब खुद बनाता है तो कौन सा विधि से बनाता है, उनको भी देखेंगे। वो स्वपोषण कहलाता है। थोड़ा आगे चलते हैं। उसका स्वपोषण की प्रक्रिया क्या है। स्वपोषण की जो प्रक्रिया है, विधि है, यह है कोई भी, अगर इसमें कोई भी जीव होगा, इस विधि से जो भी जीव इस विधि से जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो स्वपोषण कहलाता है। यानी कि इस विधि से जो भी जीव अपना भोजन तैयार करेगा, वो स्वपोषण होगा। सूर्य की रोशनी, स्वपोषण की विधि जो है, सूर्य की रोशनी की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश संश्लेषण, ये इनका विधि है। सूर्य की रोशनी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत है स्वपोषण के लिए, पानी की जरूरत है, और प्रकाश संश्लेषण एक विधि है, ये भी एक विधि है। इन्हीं के जरिए स्वपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, पर कुछ पौधे स्वपोषी नहीं होते। आगे पढ़ेंगे। स्वपोषण विधि से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वपोषी कहलाता है। इस विधि से, यानी कि स्वपोषण विधि से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषण विधि से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वपोषी कहलाता है। स्वपोषण विधि से, तो इस विधि से जो भी जीव अपना भोजन तैयार करेंगे, वो स्वपोषी कहलाएंगे। आगे चलते हैं। पौधे में पोषण। अब हम पौधे में पोषण की जिक्र करते हैं। स्वपोषी पौधा, वे पौधा जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और देखते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधा, वे पौधा जो अपना भोजन खुद बनाता है। वे पौधा, स्वपोषी पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, वो स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। मृतजीवी पौधा, तो मृतजीवी पौधा वे पौधा जो अपना
भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन करते हैं। वे पौधे मृतजीवी पौधा कहलाते हैं। और देखते हैं, जैसे हो गया मृतजीवी पौधा में हो गया गोबर छत्ता, फुफुंद, नीला कवक, etc और भी है। अब देखते हैं इन पौधे के बारे में। ये पौधा जो है, ये सब पौधा है, ये पदार्थों को एंजाइम की मदद से डिकम्पोज्ड करते हैं और फिर उसमें से पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। मृतजीवी पौधा जो होते हैं, ये पौधे को एंजाइम की मदद से डिकम्पोज मतलब सड़ा देते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर उसमें से पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। मृतजीवी पौधा में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो मृतजीवी पौधा में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। यह किसी जीव को नुकसान नहीं करता है, यह किसी जीव को नुकसान नहीं करता। आगे चलते हैं, देखते हैं। और परजीवी पौधा, वे पौधा जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं, वे परजीवी पौधा कहलाते हैं। जैसे अमरबेल आप देखे होंगे किसी वृक्ष के डालियां पर ऐसे रस्सी के जैसे लटका रहता है, यही पतला पतला रहता, पर उसमें पत्ती नहीं। वो उसी पौधे, जिन पौधे पर रहते हैं उन्हीं पौधे से पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं और वो जीवित रहता है। और रफलेसिया, ये भी पौधा परजीवी पौधा है। रफलेसिया जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। एक ये समझिए जीके भी है, यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। सॉरी, रफलेसिया यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। और आगे, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। और कीटभक्षी पौधा उन्हें कहेंगे जो वे पौधे जो कीटों को खाते हैं। वे पौधे जो कीटों को खाते हैं। वे पौधे जो कीटों को खाते हैं कीटभक्षी पौधा कहलाता है। तो इसमें हो गया कलश पौधा है, पीचर, ये सभी पौधे कीट को खाते हैं। कलश पौधा इस टाइप का रहता है और इसमें पत्तियां सारा रहता है, ऐसे रहता है। इसमें इसके अंदर जो है गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ रहता है यहाँ पे, और रंग बिरंग का इसमें कलर रहता है जो कि कीट को बहुत अच्छा भाता है। वो इसके अंदर आने के बाद इसमें जब गिर जाते हैं तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ रहता है, वो सट जाता है और वहां से वो भाग नहीं पाते हैं और यहाँ
मर के सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद ये पौधा उनके पोषक तत्व को ग्रहण करके जीवित रहते हैं। यही है कीटभक्षी पौधा। पौधे में पोषण। पौधे में पोषण पौधे द्वारा अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषक तत्व का प्राप्त करना और उन्हें उपयोग करना ही पौधे में पोषण कहलाता है। पौधे में पोषण वहाँ पे तो नहीं बता पाए, यहाँ लास्ट में ही बता देते हैं। पौधे में पोषण पौधे द्वारा अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषक तत्व को प्राप्त कर और उन्हें उपयोग करना ही पौधे में पोषण कहलाता है। अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता है तो ये प्रक्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता जो है क्या है, रोशनी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी है और उनमें होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब तक ये चारों चीज मौजूद नहीं होंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो होगी सूर्य की रोशनी होगी, क्लोरोफिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो कि ये जमीन से लेंगे। और प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और सूर्य की रोशनी। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेंगे और जल जो है मिट्टी से, यानी कि मिट्टी से लेंगे, मिट्टी से। और सूर्य के प्रकाश तो सूर्य से ही लेंगे। और इन सभी को रिएक्शन करने के बाद जो हमें बनता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ये जो बना पदार्थ ग्लूकोज यानी कि शकरा, इसको शकरा भी कहते हैं। और उपोत्पाद के रूप में ये पौधा के लिए ये उपोत्पाद है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है। ऑक्सीजन ये बना जो कि पौधा निष्कासित कर देते हैं और यही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये समीकरण हो गया प्रकाश संश्लेषण के। उसके बाद कुछ भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। पौधे के लिए भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। पौधा ऑक्सीजन मुक्त करती है और पौधे के अंदर भोजन के रूप में ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। जितने भी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। क्लोरोप्लास्ट मान लेते हैं कि ये एक पत्ती है
अब पत्ती में है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इन्हीं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, इन्हीं क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन होती है किन में? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये सभी क्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में होती है। किनके मौजूदगी में होती हैं? क्लोरोफिल की मौजूदगी में। पौधे के पत्तियों में भोजन का पौधे के पत्तियों को भोजन का कारखाना कहते हैं। तो पौधे के पत्तियों को हम भोजन का कारखाना कहते हैं। किस लिए? क्योंकि पौधे के पत्तियों से ही भोजन बनता है। वैसे तो तना से भी बनता है, जड़ से भी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है पत्ती से ही ज्यादा बनता है। तना से बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन पत्ती में सबसे अधिक मात्रा में बनता है। इसीलिए हम पौधे के पत्ती को भोजन का कारखाना कहते हैं। यानी कि कारखाना मतलब ये समझ सकते हैं, फैक्ट्री। क्लोरोफिल क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो अब वो एग्जाम में पूछेंगे तो प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो आप जवाब दीजिएगा क्लोरोफिल अणुओं को। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्या है? भोजन निर्माण की प्रक्रिया। अगर पूछ दे एक शब्द में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो भोजन निर्माण की एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव कौन सा होता है? प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रंग द्रव कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल होता है। और कहाँ होता है? पत्तियों में। अब और आगे देखते हैं। पत्तियां में होती है, पत्तियां में होती है हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल भी हम कह सकते हैं। और हरित लवक, पत्तियां में होती है हरित लवक, सॉरी, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया हम बोलने में ही। क्लोरो लवक को दूसरा नाम जो है हरित लवक का दूसरा नाम इसे क्लोरोप्लास्ट, इसका दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। तो हरित लवक में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से पत्तियां हरा होती है। क्लोरोफिल से पत्तियां हरा होती है। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, यानी कि इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों एक ही है, हरित लवक कहिए या क्लोरोप्लास्ट कहिए। कहीं कहीं अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से रहता है। कहीं पर हरित लवक लिखा रहता है, कहीं पर क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये दोनों एक ही नाम है। इन दोनों का हरित लवक कहिए या क्लोरोप्लास्ट कहिए। तो हरित लवक में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से पत्तियां हरा होती है। क्लोरोप्लास्ट से नहीं, क्लोरोफिल से पत्तियां हरा होती हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? मतलब सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश सबसे अधिक कौन सा जरूरी है? लाल या नीला? यानी कि लाल और नीला में प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छा तरीके से होता है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है बताइए? क्लोरोप्लास्ट में। पहले भी हम अभी बताए हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियां में होती है हरित लवण, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहाँ होती है? इसमें न होती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? तो पत्तियां में। पूछेगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होती है? तो पत्तियां में होती है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसमें होता है। लेकिन जैसे एक डिब्बा, जैसे मान लीजिए ये है क्लोरोफिल, इस छोटे से सामान को बड़ा से डिब्बा से ढक दिया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल जो है इस डिब्बे के अंदर है, और ये डिब्बा है ये पत्ती के अंदर, यानी कि एक डिब्बा के ऊपर एक डिब्बा है, ये समझ लीजिए। तो पत्तियां में होती है हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कौन सा चरण रात में होता है? प्रकाश संश्लेषण का कौन सा चरण रात में होता है? अंधकार अभिक्रिया। तो ये समझ सकते हैं कि दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश संश्लेषण की विशेषता। प्रकाश संश्लेषण की क्या विशेषता है, अब वह देखते हैं। इनका विशेषता ये है, पहला, गैस का आदान प्रदान रंध्र से होता है। गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। पत्तियां में, पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनमें छोटा छोटा छिद्र होता है, इनमें छोटा छोटा छिद्र होता है। इन्हीं छिद्र को रंध्र कहते हैं। इन्हीं छिद्र को रंध्र कहते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान, आदान मतलब लेना, आदान करना और प्रदान करना। तो आदान प्रदान जो होता है गैस का, लेन देन जो होता है इन रंध्रों से होता है। इन छोटे छोटे पौधे के पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हीं से होता है। यह रंध्र कैसे काम करता है? विसरण क्रिया द्वारा। कौन सा क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किससे होता है? तो रंध्र से होता है। ये विसरण क्रिया क्या होता है उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। विसरण क्रिया समझ के चलेंगे तो ठीक रहेगा, अगर वैसा ही रटने से कुछ नहीं होता। कोई भी वर्ड जो है ये विसरण क्रिया हम सिर्फ बोल देने से क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझने के बाद याद रहता सदियों तक। तो विसरण क्रिया के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। विसरण क्रिया आखिर है क्या? वो प्रक्रिया है जिसमें किसी
पदार्थ के अणु या कण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की और स्वतः गति करते हैं उस क्रिया को मिश्रण क्रिया कहते हैं। अब वैसे तो नहीं पूछेंगे कि विसरण क्रिया क्या है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बार बार शब्द आएगा कि विसरण क्रिया से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है, पर इनमें किनसे होता है तो छिद्रों के माध्यम से ही होता है। तो कह रहा है वह प्रक्रिया है जिससे किसी पदार्थ के कण या अणु या कण अधिक सांद्र वाले क्षेत्र से कम सांद्र वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं, उस क्रिया को विसरण क्रिया कहते हैं। अब चित्र में हम समझने का प्रयास करते हैं। कम सांद्र, अब सांद्र ये क्या है, सांद्र को भी समझते हैं। यानी कि मान लीजिए ये 2 ठो गिलास है, सांद्र को समझने के लिए, और यहाँ पर दे दिया है तो ये इनमें हम पाइप लगा देते हैं। अब इसमें बताइए, इनमें पूरा पानी भरा हुआ है, ये अधिक सांद्र है। सांद्र मतलब कोई भी मिश्रण का गाढ़ापन। अगर पानी गाढ़ापन है, ये पानी मान लीजिए चीनी की घोल से बहुत गाढ़ा है और इसमें सादा पानी भरा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये वाला घोल यहाँ पे जाएगा, कम सांद्र वाले घोल की ओर स्वतः ही चले जाएंगे। यही ये प्रक्रिया है कि पौधे के पत्तियों में अधिक सांद्र वाले क्षेत्र से कम सांद्र वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं, यानी कण। उसी गति को कहते हैं विसरण क्रिया। वो प्रक्रिया जिससे किसी पदार्थ के अणु या कण अधिक सांद्र वाले, यानी कि इसमें कोई भी कण है ये अधिक सांद्र है, ये कम सांद्र वाले की और स्वतः ही चले जाएंगे। इसमें स्वतः कोई फोर्स नहीं करता है कि आप जबरदस्ती इसमें जाएंगे, इसमें स्वतः प्रक्रिया होती है। मान लीजिए सांद्र मतलब गाढ़ापन। मान लीजिए यहाँ पे कोई द्रव्य पदार्थ गाढ़ा है तो यहाँ पर कम है, ये वाला पदार्थ गाढ़ा पदार्थ ये स्वतः कम सांद्र वाले कम गाढ़ा वाले में की ओर चले जाएंगे। और तो विसरण क्रिया आप वो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब इतना तो देखिए, ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान जो होता है एटीपी से होता है। मुख्य उद्देश्य
भोजन निर्माण। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, इस प्रकाश संश्लेषण की विशेषता होती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन निर्माण। अवशोषित गैस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अवशोषित गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। संग्रहित ऊर्जा, पौधे में संग्रहित ऊर्जा जो होती है ग्लूकोज के रूप में होती है। संग्रहित मतलब जमा हुआ ऊर्जा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के जरिए ग्लूकोज के रूप में। सबसे उपयोगी रोशनी है हरा, सबसे उपयोगी रोशनी हरा। और CO2 को ग्लूकोज में बदलना केल्विन चक्र कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज